ऑलराइट, तो हम लोगों ने लास्ट इक्विटी कवर किया था। इक्विटी के प्रिंसिपल में किसी को कोई डाउट? श्योर, आगे बढ़े। अब लास्ट के 3 बचे हैं, इसको फिनिश कर लेते हैं, फिर दिस चैप्टर इज डन। When we talk about the 12th principle which talks about stability of personnel, तो यहाँ पे हम लोग जब भी किसी पर्सन को हायर करते हैं किसी भी कंपनी के अंदर, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि वो पहले दिन से बहुत ज्यादा परफेक्शन से काम करेगा। दूसरी चीज, आज जब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं मतलब वो पर्सन हमारे ऑर्गेनाइजेशन में टिका रहना चाहिए। वी वांट दैट पर्सन टू स्टे लॉन्ग, वी वांट दैट पर्सन टू बी लॉयल, वी वांट द पर्सन टू बी इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रो। करेक्ट। अब अगर कोई पर्सन आपके ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रहता लंबे समय तक, तो उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? सबसे पहले तो या तो वर्क एनवायरनमेंट टॉक्सिक है, और या फिर उसको काम करना आता नहीं है, या काम करने में मजा नहीं आ रहा। करेक्ट। तो द पॉइंट ओवर हियर इज दैट अगर आपने ऐसे इंसान को काम पे रखा है जिसको काम करने की क्षमता ही नहीं है, इफ यू गिविंग अ रॉन्ग वर्क टू अ रॉन्ग पर्सन, तो उसको कभी भी मोटिवेशन आएगा ही नहीं। So the first thing that the managers must be aware about is to basically choose that kind of a person for the job who is fit in terms of the skill, experience, and qualification. You should have a proper diligence as far as a rigorous procedure of selection and test of the candidate is concerned, so that आप सही इंसान को ही जॉब पे रखो in the first place. Are we good with this? दूसरी चीज ये है कि एक बार आपने किसी पर्सन को सिलेक्ट कर लिया, उसको ट्रेन कर दिया, उसको काम करने का मौका दो, गिव हिम इनफ टाइम टू शो हिज रियल वर्थ, बिकॉज nobody is born perfect, right? It will take that person some amount of time to adjust to the environment, to figure out how he's supposed to behave and learn from his own mistakes as well. So he should be given enough time, and a minimum fixed tenure should be allotted to the person to prove his worth. ठीक है। फिर हम लोग को ये चीज देखना है कि अगर बाय चांस स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल नहीं होता, फॉर एनी गिवन रीजन, इफ यू नॉट एबल टू रिटेन पीपल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, देन इट ओनली एड्स टू द कॉस्ट एंड बर्डन ऑफ द एंटरप्राइज। जब एक पर्सन जॉब छोड़ के जाएगा आपका, तो आपको नया बंदा ढूंढने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। So you'll have to do the process of recruitment, wherein you go up to people and tell them that we have a vacancy. Then different people will apply. Now from those applications you'll have to select who is right for you. So that will also take a lot of time, money and energy. And then lastly, जब आपने किसी को सिलेक्ट कर लिया, तो पहले दिन से तो काम पे लगा नहीं सकते, उसके ट्रेनिंग पे खर्चा करना पड़ेगा। So that again is an additional cost and wastage of time. So eventually when a person leaves your organization, it adds a lot of cost and burden onto you. So you should ensure that people stay in your organization for a significant duration of time. Now that will allow you to save your cost and ensure that the organization grows, because familiar people and loyal people create a foundation for great enterprise. Okay? That's one of the reasons why Tata as a group has been able to retain a lot of employees. टाटा ने आज तक किसी भी अपने एम्प्लॉय को फायर नहीं किया है किसी भी पीरियड ऑफ टाइम, and that shows the loyalty that people have towards that particular organization, because organization ने हमेशा उनको priority दी है। Getting into the Tata group is very difficult, but once you are there, they will never fire you and you would never want to leave. ठीक है। हम्म। Dedication, need to બધું not just that, even during the times of COVID, not a single person salary was cut. तो जो लोग वेटर्स हैं उनका तो कुछ काम ही था नहीं, बट फिर भी उन लोगों को रखा गया था, उनको सैलरीज पे की गई थी, देयर फैमिलीज, एंड नॉट जस्ट दैट, इवन पीपल हु लॉस्ट देयर लाइफ, और उनके जो बच्चे हैं उन लोगों का जिंदगी भर का जो खर्चा है वो टाटा फाउंडेशन उठाएगा। दैट्स व्हाट दे अश्योर्ड। ग्रुप कॉन्ग्लोमरेट्स है ना। नॉट जस्ट दैट, सी सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा दैट व्हेन वी टॉक अबाउट दीज बिग बिजनेसेस, टू मेक अ 35 to 40% मार्जिन इज नथिंग, इट्स इजी। और अगर 30-40% मार्जिन कमा नहीं रहे तो बिजनेस करो ही मत ना यार। उससे ज्यादा तो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट से कमा लोगे।
तो अगर आप बिजनेस कर रहे हो, रिस्क ले रहे हो, तो एटलीस्ट 35-40% आपको मार्जिन कमाना पड़ेगा. Now that 35-40% margin at the scale at which they are operating turns out to be a very significant amount, right? And they have a very diversified portfolio. So ऐसा नहीं है that Tata is making money in everything that they do. They are losing money in a lot of things. टाटा का जो टेलीकॉम नेटवर्क था, डोकोमो वाज टाटा, इट्स पेड, राइट? बट फिर भी बाकी जगह पे वो इतना कमा रहे हैं. सो मेनी अमेजिंग ब्रांड्स दैट दे हैव ब्रॉट, राइट? तो आज कोई भी एफएमसीजी से प्रोडक्ट ले लो, ज्वेलरी ले लो, कितना कुछ है. तनिष्क अगेन सेम टाटा प्रोडक्ट, टाइटन टाटा प्रोडक्ट, right? Zudio, Tata product. Westside, Tata. All of these different products are under the same brand umbrella. So they know how to, Croma. they understand how to actually create products or brands for the Indian market very well. And they value them equally. Because it was sustainable business was. अरे टाटा ना केस में इफ यू लुक एट द टेक लेऑफ्स आल्सो, आज तक टीसीएस ने कभी किसी को फायर नहीं किया, राइट? सो टीसीएस हैज नेवर फायर्ड इंडिविजुअल्स. इट मे हायर लेस, इट मे पे लेसर सैलरी, बट इट विल नेवर फायर यू. हाँ, એટલે ત્યાં attrition rate વધારે છે because industry એવી છે. Tech is the only industry जहाँ पे आप देखोगे कि every 4 to 5 years you always see a new talent. इस वजह से managers are so young. तो कोई टिकता ही नहीं है. मैनेजर बनाए तो बनाए किस, राइट? एवरीबडी वांट्स टू जंप एंड टेक अ सैलरी हाइक. बट इनके यहाँ पे टीसीएस में एक चीज जो मैंने समझी थी वो ये, चाहे फ्रेश एम्प्लॉय हो या एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हो, जो इंक्रीमेंट होता है वो स्टैटिक होता है, इट्स सेम. वरना बाकी जगह पे कैसा होता है, इफ यू आर इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन तो आपको 15% हाइक मिलेगा, बट नए बंदे को 40% बोनस मिलता है. तो इट्स लाइक मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यू करके 15% प्रॉफिट, मतलब 15% सैलरी रेज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. उससे अच्छा है जंप शिप, गो टू न्यू ऑर्गेनाइजेशन, 40% सैलरी ग्रोथ मिलेगा मेरे को. तो वो सारी चीजें होती है जो टीसीएस में नॉर्मली नहीं होती. आई एम नॉट हर्ड अबाउट सच थिंग हैपनिंग देयर. चलो, नाउ आते हैं हम लोग टू पॉइंट नंबर 13 विच इज द प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव. अब प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव का मतलब ये है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जब एम्प्लॉयज होते हैं ना, एम्प्लॉयज को यूजुअली इंस्ट्रक्शंस एंड ऑर्डर लेने की आदत होती है. बट एट द सेम टाइम व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज, जब ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज खुद इनिशिएटिव लेंगे, मोटिवेट होके कंट्रीब्यूट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वो चीज एक बहुत अच्छी चीज होती है. इट्स अ वेरी पॉजिटिव एट्रीब्यूट because people are proactive in taking decisions rather than relying on instruction from a super person, from a higher authority. That आज मैं अपने बॉस से इंस्ट्रक्शन के लिए वेट नहीं कर रहा. आई एम डूइंग माय वर्क ऑन माय ओन. So I'm setting my own targets. I'm improving my own performance without having to be instructed all the time. Not just that, when I perform my work, मुझे बहुत बार ऐसी चीजें पता चलेंगी जो मुझे लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कुछ गड़बड़ है, कुछ प्रॉब्लम है. So if I am able to identify such areas of issues जहाँ पे कुछ scope of improvement है, and I bring it to the notice of my employer, he should also be suitably rewarding me because इसके वजह से मैंने उसका फायदा करवाया. So इनिशिएटिव इस चीज का होना चाहिए कि आप अपने एंड से सजेशन दो, आप अपने एंड से काम करो, एंड उसके सामने रिवॉर्ड भी गारंटी या अश्योर होना चाहिए. इफ यू हैव टेकन द एफर्ट ऑफ हेल्पिंग द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू हेल्प यू बैक. गुड विद दिस? Then we come to the last principle, which is esprit de corps. This is in French, which stands for spirit of togetherness. ठीक है? तो कहने का मतलब ये है that through this particular principle, the manager should create an atmosphere where every employee should feel as if he's an equal part of the enterprise. The concept of I should be replaced with we. मतलब मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगा कि नहीं ध्यानी आपको आज ओवर टाइम करके काम फिनिश करना है. मैं बोलूंगा चलो हम साथ में मिलके काम फिनिश करके जाते हैं. देयर इज अ डिफरेंस इन बोथ ऑफ दीज स्टेटमेंट्स, राइट? एक अप्रोच में ऐसा हो जाएगा कि आई एम टेकिंग द लिबर्टी ऑफ गोइंग अवे, पुटिंग ऑल द बर्डन ऑन यू. ऑन द कॉन्ट्ररी, द अदर अप्रोच इज दैट हम लोग साथ में मिलके इस बर्डन या रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करते हैं. So the pain or problems are also shared and the benefits are also equally shared. Every individual feels an equal part of the enterprise and not just as a worker or an employee. ठीक है? So they want to create a spirit of mutual trust and belongingness जहाँ पे जो हम लोग बोलते हैं ना that work place से ज्यादा वो work family होना चाहिए. They're not just your colleagues but they're your work family because
you're also well connected to each other, that you are trying to क्रिएट एन एनवायरनमेंट जहाँ पे सब लोग उस बिजनेस को अपना मान के काम करते हैं, ना कि सिर्फ ऐसा कि मेरे को जॉब करनी है, मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट है। जब आप बिजनेस को खुद का समझ के करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, सब लोग सही काम करेंगे। एंड व्हेन दैट हैपेंस यू ऑटोमेटिकली विल नॉट हैव टू यूज पेनल्टीज एट ऑल, बिकॉज एवरीबडी इज गोइंग टू वर्क इन द बेस्ट वे पॉसिबल। समझ में आएगा? चलिए नाउ मैंने आपके ग्रुप के ऊपर जो है वो एक डॉक्यूमेंट शेयर किया है, ठीक है, जिसमें